हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम 11th क्लास की इतिहास का चौथा चैप्टर इस्लाम का उदय और विस्तार पढ़ेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसके पहले आपने इस चैप्टर से रिलेटेड 3 वीडियो देखे हैं। उन तीनों ही वीडियो में आपने अरब में इस्लाम का उदय कैसे हुआ, खलीफाओं का शासन विस्तार, धर्म युद्ध के विषय में जाना था। आज के इस वीडियो में हम इस्लाम धर्म की अर्थव्यवस्था या इस्लामी समाज और संस्कृति के विषय में जानेंगे। बच्चों, 1950 से 1200 तक इस्लामी समाज की एकता का आधार कोई एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी या न ही कोई एक भाषा विशेष थी, बल्कि उस समय की जो आर्थिक और सांस्कृतिक कारण थे वही उस काल की राजनीतिक एकता का आधार बने थे। तरह तरह की बौद्धिक परंपराएं, विचारों और तौर तरीक़ों का प्रचलन हो रहा था और इन सभी ने इस्लामी सभ्यता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए हम एक एक करके उन बिंदुओं पर अपनी चर्चा प्रारंभ करें। बच्चों, अरबों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी और उनकी इस सुदृढ़ता का कारण कृषि ही था। जितने भी नए क्षेत्र जीते गए थे वहाँ का व्यवसाय भी कृषि ही था, यानी देखा जाए तो पूरी व्यवस्था जो है कृषि पर आधारित थी। उस समय ज़मीन छोटे छोटे किसानों में या जो कहीं कहीं राज्यों में बटी हुई थी। जो नए क्षेत्र थे जैसे इराक और ईरान में, इनमें ज़मीन को छोटी बड़ी इकाइयों में बांट दिया गया था, लेकिन इन पर खेती जो है किसानों द्वारा किया जाता था। ससानी और इस्लामी कालों में संपदा स्वामी, जिसे लैंड ओनर कहा जाता था, जो जमींदार होते थे, उन्हें राज्य की ओर से कर एकत्र करने का अधिकार मिला हुआ था। जमीन गांव की साझी संपत्ति मानी जाती थी। राज्य का कृषि भूमि पर नियंत्रण। बच्चों, उस समय भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। अरबों द्वारा जीती गई भूमि पर कर लगता था, जिसे खराज के नाम से जानते हैं। ये पैदावार के आधे भाग से लेकर उसके 5वें हिस्से के बराबर होता था। इसमें सबसे अलग बात ये थी कि जो ज़मीन मुसलमानों की होती थी या उनके द्वारा जिस ज़मीन पर खेती की जाती थी उस पर उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। तो इसी व्यवस्था को फॉलो करते हुए जो गैर मुस्लिम लोग थे उन्होंने भी धीरे धीरे मुस्लिम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, और जब लोगों ने मुस्लिम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया तो भू राजस्व की जो दर थी उसमें कमी आने लगी, यानी राज्य की आय में कमी होने लगी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए खलीफाओं ने खराज की दर को एक समान कर दिया, यानी चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सबके लिए कर की दर एक कर दी। और 10वीं शताब्दी के प्रारंभ तक वेतन के भुगतान के लिए एकता प्रणाली का प्रयोग किया गया। कृषि को बढ़ावा देने के लिए और उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए कुछ क्षेत्रों में सिंचाई पर ध्यान दिया गया। जैसे नील नदी की घाटी में सिंचाई के क्षेत्रों में विकास किया गया, जैसे बांध बनाए गए, नहरों का निर्माण किया गया तथा कुओं की खुदाई की जाने लगी। एक अच्छी बात ये थी कि जिस ज़मीन पर पहली बार खेती की जाती थी उन किसानों को कर नहीं देना पड़ता था, यानी राज्य की तरफ से उन्हें छूट प्रदान की गई थी। बहुत से नई फसलों की खेती प्रारंभ हुई, जैसे कपास, संतरा, केला, तरबूज, पालक और बैगन। और इन फसलों को बच्चों यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाने लगा था। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि किस तरीके से हमारे देश में आलू, तरबूज या खरबूज जो है अमेरिका से आया था, उसी तरह हमारे देश से में जब उत्पादन होने लगा तो उसके बाद ये यूरोपीय देशों को भी भेजा जाने लगा। जैसे जैसे कृषि के साधनों में बढ़ोतरी हुई वैसे लोगों का जीवन स्तर भी सुधरता गया, और एक तरीके से देखा जाए तो शहरी जीवन में बढ़ावा देखने को मिला। शहरों की संख्या बढ़ गई थी और इस कारण से इस्लामी सभ्यता भी फूलती फलती जा रही। अरब सैनिक, जिन्हें जुंड कहा जाता था, इन्हें स्थानीय प्रशासन की रीढ़ समझा जाता था और इन सैनिकों को बसाने के लिए अनेक शहरों की स्थापना की गई थी। फौजी शहरों की स्थापना हुई और ये शहर जैसे इराक में कूफा तथा बसरा और मिस्र में फुस्तात और काहिरा थे। इन क्षेत्रों में खाद्यान्न के लिए कपास और चीनी के उत्पादन में वृद्धि की गई, और इस उत्पादन से क्या हुआ कि शहरों में जनसंख्या में वृद्धि आई, और जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो शहरों का घनत्व क्षेत्र भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया।
इस राजनीतिक एकीकरण खाद्य पदार्थ और विलासी वस्तुओं की शहरी मांग ने विनिमय के दायरे का विस्तार कर दिया। बच्चों, जो इस्लामी शहर थे उनकी एक अपनी विशेषता थी। प्रत्येक शहर के केंद्र में 2 भवन समूह हुआ करते थे और यहीं से सभी जो सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां होती थी उनका संचालन होता था। कुछ अलग अलग तरीके के भवन भी थे, जैसे पहले सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो भवन था वो था मस्जिद, जहाँ पर सामूहिक नमाज पढ़ी जाती थी। और दूसरा भवन केंद्रीय मंडी था। इसमें दुकानों और व्यापारियों के आवास और सर्राफ का कार्यालय होता था। इसी तरह से केंद्र के बाहरी घेरे में आम नागरिकों और सैनिकों के रहने के आवास बने होते थे। अब हमारा अगला टॉपिक है व्यापार और वाणिज्य। बच्चों, अरबों ने अनेक शताब्दियों तक व्यापक वाणिज्यिक तंत्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उसी समय भूगोल ने मुस्लिम समाज की बहुत सहायता की। इसने हिंद महासागर और भूमध्य सागर के व्यापारिक क्षेत्रों के बीच जब वो मुस्लिम समाज का विकास हो गया था उसको बढ़ाने में सहायता दी। अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत और यूरोप के बीच लगभग 5वीं शताब्दी तक समुद्री व्यापार पर एकाधिकार रहा था। व्यापार के 2 प्रमुख रास्ते थे, लाल सागर और फारस की खाड़ी। इन मार्गों से लंबी दूरी के व्यापार के लिए उच्च मूल्य वाली वस्तुएं जैसे मसाले, कपड़े, चीनी मिट्टी की चीज़ें और बारूद को भारत और चीन से लाल सागर के बंदरगाहों तक और फारस की खाड़ी से पत्तन सिराफ और बसरा तक जहाज़ पर लाया जाता था। यहाँ से माल को ज़मीन पर ऊँटों के काफ़िलों के द्वारा बगदाद, दमिश्क और एलेप्पो के भंडार गृहों में पहुँचाया जाता था। इस तरह से मक्का के रास्ते से गुजरने वाले काफ़िले बड़े हो जाते थे और जब हज की यात्रा के समय हिंद महासागर में नौचालन के मौसम के साथ बढ़ता था। इसी तरह बच्चों, इटली के व्यापारिक शहरों से पूर्वी माल की बढ़ती हुई मांग के कारण लाल सागर के मार्ग ने अधिक महत्व प्राप्त कर लिया था। मध्यकाल में एशिया में मुख्यतः पूर्वी सभ्यता के 4 उत्पादों सिल्क, पोर्सेलिन, चंदन की लकड़ी और काली मिर्च का व्यापार होता था। उसी समय तुरान भी वाणिज्यिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। यह यूरोपीय वस्तुओं जैसे फर और स्लाव ये गुलामों के व्यापार के लिए उत्तर में रूस और स्कैंडिनेविया तक फैल गया था। इसकी जानकारी हमें वोल्गा नदी के आसपास और बाल्टिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाए जाने वाले इस्लामी सिक्कों से मिलती है। इन बाज़ारों में तुर्क गुलाम भी खलीफाओं और सुल्तानों के दरबार के लिए खरीदे जाते थे। राजकोषीय प्रणाली ने राज्य की आय और उसके व्यय के विकास तथा बाजार के लेन देन ने इस्लामी देशों में धन के महत्व को बल दिया था। इस समय सोने, चांदी और तांबे के सिक्के बनाए जाते थे और वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए सरकार द्वारा सीलबंद किए गए थैलों में भेजे जाते थे। यानी उन सिक्कों की सुरक्षा का सरकार ने पूरा ध्यान रखा था। कीमती धातुओं में सोना अफ्रीका से और चांदी मध्य एशिया से मंगाई जाती थी और अधिकतर ये धातुएं और सिक्के यूरोप से आते थे, जो पूर्वी व्यापार की वस्तुओं को खरीदने के लिए यूरोप के द्वारा प्रदान किए जाते थे। यानी जो आयात निर्यात की प्रणाली थी उसमें अगर वस्तु के बदले धन की प्राप्ति होती थी। मध्यकालीन आर्थिक जीवन में मुस्लिमों ने भुगतान और व्यापार व्यवस्था के उत्तम तरीकों का विकास कर लिया था। साख पत्रों तथा हुंडियों के प्रयोग ने लोगों को नगद मुद्रा को साथ में रखने की आवश्यकता को महसूस नहीं होने दिया। यानी जो चेकबुक्स होते थे, शाख पत्र उन्हीं को कहा जाता था। इससे उनकी व्यापारिक यात्रा सुरक्षित हो गई। ये व्यापारी अपने कार्यों के संचालन के लिए गुलामों को रखने लगे थे। इस्लाम धर्म लोगों को धन कमाने से नहीं रोकता था, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना इनके लिए अनिवार्य था। जैसे ब्याज लेन देन गैर कानूनी माने गए हैं इस्लाम धर्म में, लेकिन उस समय भी लोगों ने बड़ी चतुराई पूर्वक अपने सूदखोरी का काम किया था और अपने धन का इजाफा किया था। विद्या और संस्कृति। बच्चों, अरब साम्राज्य का साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जब इस देश के लोग अन्य देशों के साथ संपर्क में आए तो उन्होंने एक नई सामाजिक संरचना या धार्मिक संरचना का विकास किया था। मुस्लिम धार्मिक विद्वानों के लिए उलेमा कुरान से प्राप्त ज्ञान
और पैगंबर के आदर्श व्यवहार को ईश्वर की इच्छा जानने का एकमात्र साधन बताते थे। उलेमा का मुख्य कार्य कुरान पर टीका करना और पैगंबर मोहम्मद के प्रमाणित कथनों एवं कार्यों को लेखबद्ध करना था। इस्लामी कानून तैयार करने के लिए विधिवेत्ताओं ने तर्क और अनुमान का उपयोग किया, क्योंकि कुरान और हदीस में प्रत्येक चीज़ प्रत्यक्ष नहीं थी। इन्हीं सब परिस्थितियों में कुछ मतभेद भी होने लगे और इस स्थिति में 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं मज़हब के रूप में सामने आईं। मलिकी, हनफी, शफ़ी और हनबली, ये 4 शाखाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक का नाम एक प्रमुख विधिवेत्ता के नाम पर रखा गया था। शरिया सुन्नी समाज के सभी कानूनी विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान करता था। शरिया को अंतिम रूप लेने से पहले विभिन्न क्षेत्रों के रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों और राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में राज्य के कानूनों को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाता था। कुछ देहाती क्षेत्र ऐसे थे जिन्होंने रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों के बराबर अपनी ताकत बनाकर रखी थी या ताकत बरकरार रखी थी। अल मामून के शासनकाल में अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। अल मामून को शिक्षा से विशेष लगाव था, इसलिए उन्होंने शिक्षा एवं ज्ञान के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने बगदाद में स्थित पुस्तकालय व विज्ञान संस्थान, जिसे बायत अल हिकमा कहा गया, को सहायता प्रदान की। कुछ महत्वपूर्ण न्याय के लिए काजी की नियुक्ति की जाती थी और ये राज्य द्वारा नियुक्त काजी शरिया कानून की कड़ाई से अनुसरण करने के जगह मध्यस्थता का रूप हासिल कर लिया करते थे या मध्यस्थता के द्वारा विवाद को सुलझाने का प्रयास किया करते थे। मध्यकालीन इस्लाम में बच्चों धार्मिक विचारों में काफ़ी परिवर्तन आ गया था और इस समय जो एक धार्मिक समूह के लोग जिन्हें सूफ़ी कहा गया, वो बहुत प्रसिद्ध हुए। ये सूफ़ी लोग रहबनिया अर्थात तपश्चर्या और रहस्यवाद के माध्यम से खुदा का या ईश्वर का गहरा और अधिक व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। सूफ़ीवाद सभी के लिए खुला था, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, वो आकर सूफ़ी धर्म को ग्रहण कर सकता है। और देखा जाए तो सूफ़ीवाद ने बच्चों अपनी लोकप्रियता में वृद्धि कर ली और जो इस्लाम के जो रूढ़िवादी विचार थे उनको एक तरीके से चैलेंज कर दिया। इस्लामी दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभाव के कारण ईश्वर और विश्व की एक वैकल्पिक कल्पना को विकसित किया। सिकंदरिया, सीरिया और मेसोपोटामिया के स्कूलों में अन्य विषयों के साथ साथ यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की शिक्षा दी जाने लगी थी। यानी इस तरह से इस्लाम पर भी यूनानी संस्कृति का पूरा प्रभाव पड़ा था और इसको कार्य व्यवहार में इस्लाम ने अपना भी लिया था। खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के विभिन्न पुस्तकों का अनुवाद भी इसी काल में अरबी भाषा में हुआ था। इन नए नए विषयों के अध्ययन ने आलोचनात्मक जिज्ञासा को बढ़ावा दिया और इस्लामी बौद्धिक जीवन पर अपना गहरा प्रभाव डाला था। मध्यकालीन इस्लामी समाज में अच्छी भाषा और सृजनात्मक कल्पना किसी भी व्यक्ति का एक अच्छा गुण मानी जाती थी और ये गुण किसी भी व्यक्ति की विचार अभिव्यक्ति को अदब के स्तर तक ऊंचा उठा देते थे। अदब रूपी अभिव्यक्तियों में पद्य, जिसे नज्म कहा गया, और गद्य, जिसे नथ्र कहा गया, ये शामिल थे और ये अपेक्षा की जाती थी कि उन्हें कंठस्थ कर लिया जाए और अवसर आने पर उनका उपयोग किया जाए। कवियों द्वारा इस विद्या का विकास अब्बासी काल में किया गया था। फारस मूल के कवियों ने अरबी कविता का पुनः आविष्कार किया और उसे नवजीवन प्रदान किया था। बच्चों, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में गजनी फारसी साहित्यिक जीवन का केंद्र बिंदु बन चुका था। इसी के साथ साथ भूगोल एवं यात्रा वृत्तांत रेहला को भी विशेष विद्या मान लिया गया। गणितीय भूगोल ने समस्त संसार को 3 महाद्वीपों और भूमध्य रेखा को 7 प्रकार की जलवायु में विभक्त कर दिया था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अलबरूनी की सुप्रसिद्ध पुस्तक तहकीके मालिल हिंद अर्थात भारत के इतिहास का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में 11वीं शताब्दी के
एक मुस्लिम लेखक का इस्लाम की दुनिया से बाहर देखने और जानने का प्रयास था। अलबरूनी भारत में यात्रा करने के लिए आया था और उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के विषय में जो भी धर्म, दर्शन, राजनीतिक, आर्थिक रूप से जितना भी देखा था उसका वर्णन किया हुआ है। बच्चों, इस्लामी कला ये हमारा अगला टॉपिक है और 10वीं शताब्दी तक इस्लामी इमारतें जो हैं विश्व की महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी थी। अरब साम्राज्य ने स्पेन से मध्य एशिया तक अनेक मस्जिदों, इबादत गाहों और मकबरों का निर्माण कराया था। ये सभी इमारतें एक ही प्रकार से बनाई गई थीं, यानी इनका जो स्ट्रक्चर था वो एक जैसा ही था। मुस्लिम इमारतों की मेहराबें, गुंबद, मीनार तथा खुले आंगन इनकी विशेषता मानी जाती थी और यह मुसलमानों की आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज़रूरतों को अभिव्यक्त भी करती थी। प्रत्येक इस्लामी मस्जिद में एक खुला आंगन होता था जिसमें एक जलाशय या फुहारा होता था और यह आंगन एक बड़े कमरे की ओर खुलता था जिसमें नमाज पढ़ने व इमाम के लिए पर्याप्त जगह होती थी। दीवार में मेहराब मक्का की दिशा का सूचक होता था और एक मंच होता था जहां से शुक्रवार को दोपहर की नमाज के साथ प्रवचन दिया जाता था। मीनार को नए धर्म का प्रतीक माना जाता था और इसी इमारत में एक ऐसी मीनार भी जुड़ी होती है जिसका उपयोग नियत समय पर प्रार्थना हेतु लोगों को बुलाने के लिए किया जाता है। इस्लाम की धार्मिक कला में प्राणी चित्रण का मनाही था, इसलिए वहाँ पर खुश नवीशी अर्थात खत्ताती या सुंदर लिखने की कला, कैलीग्राफी का और अरबेस्क यानी ज्यामिति तथा वनस्पतीय डिज़ाइन को बढ़ावा मिला। इसी तरह पुस्तकों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए चित्रकला की अनेक विधियां प्रयोग में लाई जाने लगीं। इस तरह से बच्चों देखा जाए तो ऐतिहासिक काल में मानव सभ्यता के 3 महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं: धर्म, समुदाय और राजनीति। 7वीं शताब्दी तक ये तीनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े थे, लेकिन 1200 ईस्वी तक पहुंचने के साथ ही इस्लाम धर्म का राज्य व सरकार पर प्रभाव खत्म होने लगा था। उस समय राजनीति से कई ऐसी वस्तुओं का जुड़ाव भी हो गया था जिनकी कोई धार्मिक प्रधानता नहीं थी, जैसे राजतंत्र संस्था हो गई, गृह युद्ध इत्यादि। लेकिन अभी भी धर्म और समुदाय एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस तरह से बच्चों आज ये आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। आप इन चारों वीडियो को एक साथ देखेंगे तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को देखकर अपने डाउट्स क्लियर करिए। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। Thank you.